कि आंखों के अराउंड जो कालापन होता है उसके बहुत कारण है, तो वैसा मेकअप ना यूज करें जो बहुत थिक है, क्योंकि वो आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा और पिंपल्स और बढ़ा देगा। ये गर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट कहती हूँ हाइड्रेशन। जी। हाइड्रेशन आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है और आपके स्किन के लिए भी ज़रूरी है। मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, वो इतनी उलझी रह जाती हैं कि वो खुद का केयर नहीं कर पाती हैं। तो एड़ी फटना एक तरह की बीमारी का साइन भी हो सकता है, थायराइड रिलेटेड इलनेस का, जो कि महिलाओं में, खासतौर से मिडिल एज की महिलाओं में बहुत कॉमन है। आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको इग्नोर ना करें, आप प्रॉपर डॉक्टर को जाके दिखाएं। जैसे हमारी चोटी की मोटाई जो है वो पतली होती जा रही है, इसको हम कहते हैं थिनिंग। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और स्किन हमारे ज़िंदगी में, हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके बारे में शायद हम आप नहीं जानते हैं कि उस स्किन प्रॉब्लम का समाधान हम कैसे करें। बहुत सारे सवाल होते हैं, कई चीज़ें हम उसको हल्के में ले लेते हैं कि भैया ठीक है यार, चलो हो जाएगा, कुछ नहीं, खुजला लेते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं काफ़ी बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेके, तमाम सवालों को लेके आज बात करेंगे डॉक्टर यशा उपेंद्र से। डॉक्टर यशा उपेंद्र के बारे में बता दूं कि आज हमारे साथ रहेंगी। मैंने इससे पहले भी हम मुखातिब हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है हमारी इंटरव्यूज़ में। मैम से बात करेंगे, MBBS है, गोल्ड मेडलिस्ट है, MD स्किन है और डर्मेटोलॉजिस्ट है, हेयर स्पेशलिस्ट है और लेजर स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट। ओवरऑल बात करें तो मैम, आप एक बार फिर से स्वागत है हमारे भिलाई टाइम्स में। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए स्पेशली सवाल तैयार किया कि भैया मैम से पास जा रहे हैं, स्किन को लेके जा रहे हैं, तो सवाल कर ही लेना। मैम, मदर्स डे है, मदर्स डे को लेके क्या कुछ स्पेशल है और उन माओं को लेके आप क्या कहेंगे जो माँ बहुत अनकेयर रहती हैं, उनके बच्चे क्या गिफ्ट दें? जो मदर्स डे की बधाइयाँ, महिलाओं को बहुत बधाइयाँ मदर्स डे की। मैं बस यही कहूँगी कि बच्चों को, कि आपको अगर मदर को गिफ्ट देना है तो कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ देने से अच्छा है कि उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि वो अपना केयर करें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो, माँ बहुत अनकेयर होती है मैम। माँ बहुत अनकेयर होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी उलझी रह जाए, मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, वो इतनी उलझी रह जाती हैं कि वो खुद का केयर नहीं कर पाती हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि वो खुद का केयर करें और बच्चे इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करें। मैडम, छत्तीसगढ़ की जो माताओं में देखा है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं में हमने देखा है कि स्किन में ना सबसे ज़्यादा पैर, जो एड़ियाँ होती हैं, एड़ियाँ बहुत फटे होती है। मतलब ये एकदम कॉमन सवाल है, हर दूसरी महिलाओं के अंदर में ये देखने को मिलता है। तो एड़ी का क्या बेहतर उपचार कर सकते हैं, मतलब एड़ी ना फटे? एड़ी, देखिए, एड़ी फटना एक तरह की बीमारी का साइन भी हो सकता है, थायराइड रिलेटेड इलनेस का, जो कि महिलाओं में, खासतौर से मिडिल एज की महिलाओं में बहुत कॉमन है। तो पहला है कि अगर एड़ियाँ बहुत फट रही हैं तो आपको थायराइड का जांच कराना चाहिए। फिर कुछ और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कुछ कॉन्जेनाइटल इलनेस होते हैं जिनमें कि पैर फटता है, हाथ फटता है, और कुछ एक सोरियासिस नाम की बीमारी भी होती है जिसमें कि पैर फटता है। तो पहले तो ये ज़रूरी है कि रूल आउट करना, सिर्फ ये सोचना कि नॉर्मल पैर फटना है, ये ना सोच के रूल आउट करना चाहिए कि आखिर बीमारी का कॉज क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पैर फट रहा है तो। और ऐसे नहीं तो घर में घरेलू उपचार यही है कि आप नारियल तेल, कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर वो सीजनल है, आपके ऐसे ठीक हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज अगर नहीं ठीक होता है तो फिर आपको एक कॉमन चीज़ हमारे ज़्यादा लगाते हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ में वेस्लिन लगा दिए, हाँ, या तो फिर बोरोप्लस लगा देते हैं। नहीं, देखिए, वो बेसिकली एक मॉइस्चराइज़र है। वेस्लिन हो चाहे बोरोप्लस हो चाहे कोकोनट ऑयल हो, ये सब मॉइस्चराइज़र है। वही मैं कह रही हूँ कि मॉइस्चराइज करके देखें, अगर वो नहीं ठीक होता है तो उसको इग्नोर ना करें, जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरी बीमारी का भी इंडिकेटर हो। जी मैम, एक सवाल और प्रेगनेंसी को लेकर आता है कि प्रेग्नेंट जो माताएं होती हैं, जो गर्भवती माताएं होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब वो माँ बनने जाती होती है। उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो ज़रूरी हो, जो शायद वो माँ भी ख्याल ना रख पाते, वो घर वाले रखें, क्या रखना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि ऐसे तो नॉर्मली एक अच्छी फैमिली में आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान खान पीन सब पे अच्छा, खान पान पे अच्छा ध्यान दिया ही जाता है। आपको आयरन रिच खाना लेना चाहिए, प्रोटीन्स लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए और मदर के अपने रिकवरी के लिए भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ स्किन इश्यूज़ भी आते हैं जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, जैसे कि झाइयाँ आ जाती हैं हमारे चीक्स पे, फेस पे शुरू के 3-4 मंथ में बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स शुरू हो जाता है चेहरे पे आना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। तो वो सब पे ध्यान देना चाहिए। और मेन बात क्या होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो तभी केयर्ड रहती हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है तो महिलाएं अनकेयर्ड हो जाती है, क्योंकि वो व्यस्त हो जाती है, बच्चे संभालने लग जाती है। तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका थोड़ा आपका साइकोलॉजिकली भी महिलाएं बहुत डिस्टर्ब होती हैं, ब्रेन में बहुत, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण मेंटल इश्यूज़ होने के भी चांसेस होते हैं, प्लस हेयर फॉल हो रहा है, स्ट्रेच मार्क्स उतना आ गया है, स्किन में झाइयाँ आ सकती हैं, ड्राई स्किन होती हैं। तो उस समय दे नीड
साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ज़रूरी है जो कि फैमिली से आता है। और दूसरा है कि आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको इग्नोर ना करें, आप प्रॉपर डॉक्टर को जाके दिखाएं। वो बोन बॉडी पेन हो रहा है, बोन जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और खाने में पोस्ट प्रेगनेंसी भी, डिलीवरी के बाद भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी रिच सब फूड्स जो है उसको कम ना करें, खाते रहें जब तक आप फीड कर रहे हैं बच्चे। मैम आपने हेयर फॉल के बारे में बात की। हेयर फॉल मुझे लगता है कि हर दूसरी महिलाओं में ये प्रॉब्लम है कि मतलब बाल झड़ना, एक समय से पहले बाल झड़ना, मतलब एक लोग बोलते थे कि ओल्ड एज में बाल झड़ते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो लेडीज़ हो चाहे लड़कियाँ हों, हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, हेयर फॉल में दो चीज़ होता है, एक होता है थिनिंग, आपके बाल से चोटी की मोटाई कम होते जा रही है। एक और प्रॉब्लम होता है महिलाएं, पहले लोगों के बाल महिलाओं के बाल कमर तक होते थे, जैसे हमारी चोटी की मोटाई जो है वो पतली होती जा रही है। एक इसको हम कहते हैं थिनिंग, और एक होता है फ्रैंक हेयर लॉस जिसमें कि आपके रूट से बाल निकल रहा होता है, और एक होता है शाफ्ट से, मतलब बाल टूट रहा है। तीन बीमारियां हैं, तीनों का 3 तरह से इलाज होता है। अगर हेयर फॉल बहुत सीवियर हो रहा है, जो रूट से बाल निकल रहा है, वो आपके किसी न्यूट्रिशनल कमी के कारण हो सकता है, पोस्ट डिलीवरी होता है ये। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, जैसे आपको बीमार पड़े हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा है, और या कोविड के समय काफ़ी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आई। अच्छा, कोविड के बाद हेयर फॉल बहुत आया था लोगों को। वो भी रीज़न था कि वो इलनेस के रिकवरी के 3 महीने के बाद नॉर्मली बहुत मैसिव हेयर फॉल हो सकता है जो कि रूट से निकलता है। अब जैसे आपका शाफ्ट से निकल रहा है, बाल ऐसे टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे पार्लर से आपने कोई सर्विसेज ली या कहीं भी अपने घर में ही सर्विसेज ले रहे हैं और आपने उसको ठीक से नहीं लिया या बहुत हीट का प्रयोग किया गया, तो उससे भी बाल कमज़ोर होते हैं और टूट सकते हैं। और एक होती है थिनिंग, जो कि आपके बॉडी के अंदर के हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में महिलाओं को जो बाल कम हो जाता है वो भी दिखता है। कभी कभी पीसीओडी नामक जो बीमारी होती है उसमें भी लड़कियों को थिनिंग बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाती है। जी, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो भी है। मैम चूँकि गर्मी का समय है, गर्मी को जो हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो शरीर में, वो मौसम के अनुकूल चेंजेस होते रहते हैं और कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ठंड में आप बताया कि लगाना पड़ता है, मॉइस्चर लगाने पड़ते हैं। गर्मी को लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे ही निकल जाते हैं लोग काम धाम में नहीं। देखिए, गर्मी में मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहती हूँ हाइड्रेशन। जी, हाइड्रेशन आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है और आपके स्किन के लिए भी ज़रूरी है। फेस को अगर आपको ग्लो करते रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। दूसरी चीज़ है कि अभी सनस्क्रीन का यूज़ करना है। ऐसे साल भर 12 महीना हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, पर इस तरह के मौसम में तो सनस्क्रीन का यूज़ मस्ट ही है। आप 2 बार सनस्क्रीन का यूज़ करें। तीसरी चीज़ है कि गर्मी के मौसम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कपड़े में थोड़ा सा सफाई रखें, बहुत टाइट कपड़ा ना पहने, इसका ध्यान रखें। और अगर फंगल इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ दिखती है, आपको खुजली हो रही है, दांत जैसी चीज़ दिख रही है, तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, अपने मन से मेडिसिन ना लें। जी मैम, हमने कुछ लोगों से सवाल लिए थे, मतलब आपके पास जा रहे हैं तो सोचा कि कुछ सवाल ले लेते। कुछ लोगों ने सवाल दिया है कि सफ़ेद दाग एक समस्या है, मतलब छत्तीसगढ़ में अधिकांश दिखते हैं, हम लोग देख ही लेते हैं कि प्रॉब्लम है, तो ये क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? मतलब ये जन्मजात बीमारी तो हमेशा आखिरी समय तक रहता है कि बीच में इसका समाधान है? नहीं, सफ़ेद दाग जिसको विटिलिगो कहते हैं, ये बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशन होता है जिसमें कि आपके स्किन बॉडी जो है वो स्किन में जो पिगमेंट बनाने वाला सेल होता है जिसको मेलानोसाइट कहते हैं, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी टेढ़ी हो जाती है कि वो उसी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, इसीलिए उन सेल्स का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है और स्किन जो है वहाँ पर वाइट होने लगती है। तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, उपचार हैं, ट्रीटमेंट हम देते हैं, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है, और जब वो स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। जी, कुछ लड़कियों के सवाल हैं। लड़कियों के स्पेशली सवाल ये है कि आँखों के नीचे झुर्री आ जाना, कालेपन आ जाना, ये नींद की वजह से कि और कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी होने वाली बात तो नहीं है? देखिए, आँखों के अराउंड जो कालापन होता है उसके बहुत कारण होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक, सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक है। दूसरा है एक मेक, आपका आँख का मेक कैसा है। कभी कभी हमारी ये वाली हड्डी अगर काफ़ी प्रोमिनेंट होती है तो अंदर वाले टिश्यू के कारण वो दिखता है, वो एक शैडो इफेक्ट के कारण भी कालापन दिखता है। तीसरी चीज़ होती है कि आपका फूड हैबिट्स क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फूड हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स क्या है। अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, तब भी कालापन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसका भी ट्रीटमेंट है, हम लोग उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे हम उसके अराउंड मेडिसिन भी देते हैं, पीलिंग करके एक प्रोसीजर होता है वो करते हैं। हम उसके फिलर्स यूज़ कर सकते हैं, एक इंजेक्शन होता है फिलर, वो हम दे सकते हैं ताकि वो शैडोइंग इफेक्ट कम हो जाए। ट्रीटमेंट अलग अलग है जो कि हम देते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जल्दी ठीक हो जाता होगा मैम ये? हाँ, जल्दी ठीक हो जाता होगा?
देखिए Time ये लगता सब है। चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर वो जेनेटिक कॉज है तो वो 100% तो जाएगा नहीं, वो आपको ठीक रहेगा, पर वो रिलैप्स के चांसेस इसमें रहते हैं। पर हाँ, ठीक अच्छा खासा पेशेंट्स पे इम्प्रूवमेंट रहता है, वो खुश रहते हैं पेशेंट्स। एक बहुत कॉमन सवाल है, शायद कुछ लड़कियों ने पूछे थे कि हम शादी में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं, तो घर जब आते हैं तो मेकअप उतार के सोना चाहिए कि ऐसी सो जाए? देखिए मेकअप को लेके भी सवाल। मेकअप तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली यंग गर्ल्स में, क्योंकि मेकअप आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के पहले हमेशा ध्यान दें कि वो कैसा है और आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो एक मॉइस्चराइज़र हमेशा अप्लाई करके ही मेकअप यूज़ करें। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, आपके पिंपल्स निकलते हैं आपके चेहरे पे, तो वैसा मेकअप ना यूज़ करें जो बहुत थिक है, क्योंकि वो आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा और पिंपल्स और बढ़ा देगा। तो इसलिए आपको मेकअप का सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मेकअप हमेशा फाउंडेशन वही होना चाहिए जो इजीली स्प्रेड कर सके आपके स्किन पे, जल्दी निकल जाए। हाँ, जल्दी निकले और वो स्प्रेडेबल हो, वो थिक नहीं हो बहुत। और फेस पे हमेशा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद ही मेकअप करें। और जब भी रात में सोने से पहले हमेशा मेकअप रिमूव करके सोएं और मेकअप ब्रश को हमेशा आए 1-2 दिन पे धोया करें, धोते रहे। उसको बहुत ज़रूरी है मेकअप ब्रश का क्लीननेस। एक सवाल मैडम लड़कों की ओर से है। लड़के कहते हैं कि भैया हम जब सैलून जाते हैं तो हमें सैलून वाला कहता है भैया ट्रिम करा लो, पूरा क्लीन मत कराओ दाढ़ी को, तो उसमें ब्लेड ना पड़ाओ, इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या फिर स्किन प्रॉब्लम होती है। तो ये मिथक है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है मैम? नहीं, देखिए होता क्या है, एक तो है कि गलत तरह से अगर आप शेविंग करेंगे तो चेहरे पे दाने निकल सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। अगर वो शेविंग गलत तरीके से किया जाए तो अगर अच्छे सिंगल डायरेक्शन शेविंग हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए, बाई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कंटिन्यू इसी तरह से होना चाहिए, और डबल हर्ट दोनों डायरेक्शन में नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी चेहरे पे वॉट निकल जाता है, जैसे कोई एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि अगर आपके स्किन पे निकला हुआ है और अगर आप उसको शेविंग कर रहे होते हैं तो वो इधर उधर अलग अलग स्किन पार्ट्स में जाके चला जाता है और वहाँ पे फिर निकल जाता है। तो वैसे कंडीशंस में अगर वॉट्स आए हुए हैं तब हम शेविंग करने को मना करते हैं पेशेंट्स को कि वॉट हटवा लें एक बार, मशीन के द्वारा वॉट्स को हटाते हैं हम, उसको हटा लें, उसके बाद आप शेविंग कर सकते हैं। जी मैम, एक और प्रॉब्लम ओल्ड एज में जब देखने को मिलता है कि महिलाओं के जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, मतलब उसका क्या समाधान करें? मतलब वो चूँकि वो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पाती, ओल्ड एज में रहती है, तो घर वाले कैसे बाकी ध्यान रखें उनका? ओल्ड एज में महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स लेवल हमारे बॉडी में डिप कर जाता है तो बाल में गंजापन आना शुरू होता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब वो बाल थिनिंग शुरू हुई है आपको लेट 20s में, अर्ली 30s में, उसी समय आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें और दवा शुरू करें करना। बाकी बहुत सारे प्रोसीजर्स भी हम करते हैं, PRP करते हैं, डर्मापेन यूज़ करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं एट अर्ली एज में। मेरा यही कहना है कि जो भी आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उसका इफेक्ट, चाहे वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका लेज़र ट्रीटमेंट हो, सब ट्रीटमेंट को एट एप्रोप्रिएट एज स्टार्ट करना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट अच्छा दिखता है। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर यशा उपेंद्र। मुझे लगता है मैम कि ये सारी बातें लगभग हो गई हैं, और कुछ सवाल आएंगे उसका जवाब हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि मिलते रहेंगे, दूसरी तीसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है। तो डॉक्टर यशा उपेंद्र के बारे में आपको बताया पहले ही कि MBBS है, गोल्ड मेडलिस्ट है, MD स्किन है, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट है, MRCP स्किन है लंदन से, और फेलोशिप हेयर है मुंबई से। तो और चूँकि मैम, मुझे नहीं लगता कि इतना क्वालिफिकेशन, इतना हाईली एजुकेटेड कोई डॉक्टर हमारे शहर में है मैम के अलावा। डॉक्टर यशा उपेंद्र हमारे साथ थी, और जिनसे बहुत सारे जवाब जिस पे आने थे वो जरूरी थे, जो कई सारे मिथक थे, जो कई सारे कंफ्यूजन थे, उन सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि मैम ने 11-12 मिनट में दे दिए होंगे। आपके पास कोई सवाल हो, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट पर भिलाई टाइम्स के इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि बाद में जब नेक्स्ट टाइम मुलाकात करें मैम से तो उस पर जवाब ले सके। तो बाफना हेल्थ केयर में हम मौजूद थे। दुर्ग में बाफना हेल्थ केयर है, जहाँ पे मैम शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बैठती हैं। आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट परामर्श ले सकते हैं। मैम का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको शायद मदद मिल जाएगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जो आप डायरेक्ट बात करना चाहें, मैम बात कर सकते हैं आपसे? हाँ, बिल्कुल, नंबर दे सकते हैं जिसमें आप पंजीयन करा के डायरेक्ट आप हमसे मिल सकते हैं। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिल सके, बहुत सारा कंफ्यूजन आपको आगे अपडेट्स में दूर हो सके। धन्यवाद।